नमस्कार, 12 बजे की 12 बड़ी खबरों में आप सभी दर्शकों का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अखंड राय और आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश का तेजी से बढ़ता हुआ डिजिटल प्लेटफॉर्म आईबीसी 24 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। 12 बजे की महत्वपूर्ण खबरों की शुरुआत करते हैं। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश के महाराजगंज जिले से वो भी बीजेपी कार्यालय के अंदर से एक ऐसी तस्वीर सामने आ रही है जो इस वक्त चर्चा का विषय बनी हुई है। आपको बता दें कि बीजेपी कार्यालय के अंदर एक महिला ने बीजेपी के एक पदाधिकारी को थप्पड़ जड़ दिया है, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल है। पहले आपको वीडियो दिखाते हैं कि एक महिला किस तरीके से बीजेपी कार्यालय के अंदर जाकर के एक पदाधिकारी पर थप्पड़ जड़ती है और चप्पल लेके दौड़ पड़ती है। पहले वो तस्वीरें आपको दिखाते हैं। ये वीडियो महाराजगंज के बीजेपी कार्यालय के अंदर का है, जहां पर एक महिला पहुंचती है। बताया जा रहा है कि वो अपने बेटे के साथ पहुंचती है और कॉलर खींच करके एक पदाधिकारी पर थप्पड़ जड़ देती है। यही नहीं, वहां पे जो प्रत्यक्षदर्शी है वो बता रहे हैं कि चप्पल लेके दौड़ भी पड़ती है। अब ये पूरा मामला जो निकल करके इस वक्त सामने आया है, उसमें कहीं ना कहीं चर्चा का विषय बना हुआ है, क्योंकि महिला ने पदाधिकारी पर आरोप लगाया है कि उसने उससे पैसे लिए थे, पैसे जमा करने के लिए थे एलआईसी को लेकर के, जो जानकारी निकल करके सामने आ रही है, लेकिन उसने जमा नहीं किए। कई बार मांगने के बाद भी ये पदाधिकारी उसको टालता रहता है, जिसको लेकर के वो गुस्से में आ गई और उसने बीच कार्यक्रम के दौरान ही उस पदाधिकारी पर थप्पड़ जड़ दिया। अब इसके बाद पुलिस वहां पर पहुंची, बीच बचाव किया उसने, दोनों पक्षों को वो बाहर लेके गई और दोनों पक्षों से उसने पूछताछ की। पूछताछ के आधार पर वो आगे कार्रवाई करेगी। लेकिन इतना जरूर है, इस वीडियो के आने के बाद ना सिर्फ इस मामले की चर्चा हो रही है, बल्कि इस पे अब राजनीति भी शुरू हो गई है। विपक्ष इस वीडियो को लेकर के सोशल मीडिया पर तरह तरह की बात कर रहा है। साथ ही साथ कई यूजर्स इस वीडियो पर कहीं ना कहीं बीजेपी नेता के ऊपर ही सवाल खड़े कर रहे हैं, जो इस वक्त चर्चा का विषय पूरे उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि देश में बनी हुई है। तो चलते अपने सभी सहयोगियों के पास एक एक करके हमारे साथी हमारे साथ जुड़ेंगे, जो आज की बड़ी खबरें उनके शहरों की वो बताएंगे। सबसे पहले हमारे साथ कुलदीप है अमेठी से। कुलदीप, कौन सी बड़ी खबर है? कुलदीप, अनम्यूट कर लीजिए आप। कुलदीप के पास बाद में आएंगे, चलिए इंद्रवीर के पास चलते हैं। इंद्रवीर, रायबरेली से कौन सी बड़ी खबर है? इंद्रवीर, सुन पा रहे हैं आप? कुलदीप, आवाज आ रही है आपको? इंद्रवीर, आपको आवाज आ रही है? बताइए कुलदीप, कौन सी बड़ी खबर है? बताइए। इस समय मैं अमेठी मुख्यालय पर उपस्थित हूं, जहां पर अमेठी सांसद किशोरी लाल शर्मा द्वारा दिव्यांग जनों को कृत्रिम अंग का वितरण किया जा रहा है, जिसमें ट्राई साइकिल भी है और कान की मशीन, हाथ में कोई दिक्कत है तो उसको हाथ के उपकरण, यदि पैर में कोई दिक्कत है तो उसको पैर की भी उपकरण सांसद किशोरी लाल शर्मा द्वारा प्रेषित किया जा रहा है। मैं बता देना चाहता हूं कि अखंड जिस प्रकार से यहाँ पर तमाम लोगों की भीड़ इकट्ठा हुई है और बाइक ट्राईसाइकिल भी लोगों को दी जा रही है, मैं दिखा देना चाहता हूं कि किस प्रकार से जो है यहाँ के लोग इस कार्य में लगे हुए हैं और इस अमेठी संसदीय क्षेत्र के तमाम लोगों को कृत्रिम अंग का वितरण किया जा रहा है। ये कल भी किया गया था और आज भी किया जा रहा है, जिसमें हजारों की संख्या में लोग यहाँ पर पहुंचकर अपने उपयोगी अंगों को लेकर और अपने जीवन को सुचारू रूप से चलाने के लिए आए हुए हैं। अब बहुत बड़ी पहल है, लेकिन एक चीज ये भी जानना चाहेंगे कुलदीप, क्योंकि बड़ी तादाद में आपने बताया कि वहां पर लोग पहुंचे हुए हैं, कितनी संख्या में लोगों को इस ट्राईसाइकिल या फिर जो तमाम और जो उपयोगी उपकरण है उसको वितरित किया जा रहा है? क्या संख्या होगी, कितने लोगों को दिया जा रहा है इस कार्यक्रम में? अखंड जी, मैं वीडियो में दिखा रहा हूँ, यहाँ की संख्या वीडियो में दिखा रहा हूँ और लोग यहाँ पर जिस प्रकार से इकट्ठे हुए हैं, ये बिल्कुल साफ तस्वीरों में दिखाई पड़ रहा है। और यहाँ पर हमारे साथ
हमारे साथ अमेठी जिले के जिला अध्यक्ष भी उपस्थित हैं। मैं उनसे भी चाहता हूं कि आप इस कार्यक्रम के संबंध में दो शब्द बात करें। अखंड जी हमारे साथ अमेठी जनपद के जिला अध्यक्ष भी उपस्थित हैं। मैं उनसे चाहता हूं कि ये इस कार्यक्रम के बारे में कुछ बताएं। ये निःशुल्क दिव्यांग आवाज आ रही है उधर से कि नहीं? नहीं। हेलो अखंड जी बताइए, आवाज नहीं आ रही क्या? आवाज आ रही है, बताइए। हाँ, यहाँ के अमेठी संसदीय क्षेत्र के कांग्रेस पार्टी के जिला अध्यक्ष भी उपस्थित है। मैं उन्हें इस कार्यक्रम के विषय में विस्तृत जानकारी चाहता हूँ। हेलो जी भैया, जी बताइए। निःशुल्क दिव्यांग साझा शिविर लगा हुआ है माननीय किशोरी लाल सांसद जी के सहयोग से, और यहाँ पे शिव महेश शैक्षिक संस्थान गौरीगंज है, उन्हीं के थ्रू ये कार्यक्रम चल रहा है। कल भी 257 रजिस्ट्रेशन यहाँ पे हुए थे, जिनमें ट्राईसाइकिल, बैसाखी और वॉकर और व्हील चेयर और कान की मशीन आदि वितरित की गई है। और कृत्रिम हाथ और कृत्रिम पैर भी यहाँ पे नाप लेकर के तुरंत बना करके दिया जा रहा है, जिससे लोगों को सुविधाएं बहुत मिल रही है। जो भी लोग चलने में और हाथ से डिस्टर्ब है, उनको पूरा बना करके यहाँ से दिया जा रहा है, जिससे उन लोगों के चेहरे पे बहुत खुशी है। और आज भी उसी के तरह आज भी सुबह से रजिस्ट्रेशन चल रहा है। करीब 150 रजिस्ट्रेशन आज भी हो चुके हैं, और कल भी ये कैंप चलेगा, जिसमें ट्राईसाइकिल और ये सब चीजें दी जा रही है। बिल्कुल, बहुत अच्छी पहल है दिव्यांगजनों के लिए। और जैसा कि आपने बताया कि अगर उनको इस तरीके की पहल से उनके चेहरे पर मुस्कान आती है तो अपने आप में बड़ी बात है। एक चीज और भी जानना चाहेंगे, जैसे आपने रजिस्ट्रेशन की संख्या की बात की कि 150 के करीब है, तो अब तक कितने जरूरतमंदों को आप लोगों की तरफ से ये इस तरीके की सुविधा मुहैया कराई जा चुकी है, और अभी कितने अन्य लोगों को और मुहैया कराई जाएगी? देखिए 257 लोगों को कल हुआ है, और करीब 1000 लोगों के लिए हमारे पास व्यवस्था है। सब चीज मिला करके 3 दिन में हम करीब 1000 लोगों तक इसकी व्यवस्था करेंगे, चाहे वो कृत्रिम पैर वाले हो, हाथ हो, कान की मशीनें हो, ट्राईसाइकिल हो और वॉकर हो और ये व्हील चेयर है। जो भी जिस तरह की जिसकी जरूरतमंद है, उनको ये चीजें दी जा रही है यहाँ पे, जिससे कि सभी लोगों में उत्साह है। और हमारे कांग्रेस के जितने भी कार्यकर्ता हैं, अपने साथ में गांवों में लोग हैं इस तरह के, उनको ले लेकर के आ रहे हैं। उनका भी पूरा सहयोग है, सब लोग मिल करके इसमें अपनी सहभागिता कर रहे हैं। बिल्कुल, बहुत बड़ी और बहुत अच्छी पहल है उन तमाम लोगों के लिए जो दिव्यांगजन है। और सबसे बड़ी बात है कि अगर इस तरीके से सांसद के द्वारा इतने लोगों को, अगर 1000 लोगों को मोबाइल फोन आ रहा है किसी का ऊपर, अगर कृत्रिम अंग उनको मिलते हैं तो उनके चेहरों पर मुस्कान आती है, बल्कि उनके चेहरों को खिलाने की वजह से उनको भी बड़ी अच्छी चीज महसूस होती है। एक चीज और भी आपने जानना चाहिए, इसमें क्या सांसद का विशेष योगदान है या फिर किसी संस्था के तहत आप लोग इस तरीके का वितरण कर रहे हैं? हाँ, ये शिव महेश शैक्षिक संस्थान है, उनके सौजन्य से, और एक ही मोतीलाल ओसवाल फाउंडेशन है अपने जयपुर की, जिनके सौजन्य से ये काम यहाँ पे अमेठी में हो रहा है। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस तमाम जानकारी के लिए। आपने हमारे साथ अपनी बातों को साझा किया, लेकिन बहुत अच्छी पहल है एक सांसद की तरफ से। अगर इस तरीके से उन तमाम लोगों को जो दिव्यांगजन हैं, उनको इस तरीके से उनके चेहरे पर खुशी बांटी जाती है, तो अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और उस संस्था को भी धन्यवाद, वो संस्था भी धन्यवाद की पात्र है जिसने इस तरीके का कदम और इस तरीके की पहल की है। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका। कुलदीप, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। मैं बता देना, अखंड जी ये अमेठी जिले के जिला अध्यक्ष हैं। मैं बता देना चाहता हूँ कि जिस प्रकार से यहाँ जो है काफी संख्या में लोग इकट्ठा हुए हैं, वहाँ यहाँ की मैं तस्वीरें भी दिखा रहा हूँ। और यहाँ पर लोग जो है, यहाँ के कर्मचारीगण भी एक एक जो है पंक्तिबद्ध जो है लोगों को नंबर हमने भी अपने दर्शकों को दिखा दी है। आप इसकी स्टोरी एक फाइल करिएगा। बिल्कुल कुलदीप, स्टोरी को फाइल कीजिएगा, क्योंकि हमारे साथ हमारे और भी अन्य साथी भी जुड़े हुए हैं। इस स्टोरी को अलग से कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कुलदीप इस तमाम जानकारी। इंद्रवीर के पास चलते हैं। रायबरेली इंद्रवीर, कौन सी बड़ी खबर है?
हमारी मौजूदगी इस समय रायबरेली के एफजी ग्राउंड पे है और एफजी हमारी आवाज नहीं आ मौजूदगी रही रायबरेली के आपकी। अखंड अभी आवाज आ रही है मेरी? बताइए बताइए बताइए, आ रही आवाज। हमारी मौजूदगी रायबरेली के एफजी ग्राउंड पे है और ये ग्राउंड मेरे पीछे आप देख सकते हैं। जिस तरीके से सोशल मीडिया पे भी और तमाम सारे प्लेटफॉर्म पे हम देखने को मिल रहा है कि आज 19 तारीख से लेकर 28 तारीख तक अगर बात करें तो रामनवमी आज से सबसे पहले तो मैं अपने सभी आईबीसी के जितने भी दर्शक हैं उन सबको चैत्र मास के जो है नवरात्र की शुभकामनाएं देता हूं। और उसके साथ साथ आज से ही नवरात्र के पहले दिन से ही राम कथा का एक जो है सार बहेगा रायबरेली में। और इस कथा के पॉपुलर अगर मैं बात करूं तो टॉप पॉपुलर में से राजन जी महाराज की कथा होगी और ये कथा का पंडाल है जहां पे हमारी मौजूदगी है। मेरे पीछे आप देख सकते हैं ये स्टेज है और इसके पीछे और मैं तमाम दिखाना भी चाहूंगा कि देखिए कथा तो लगभग अगर बात करें तो शाम 6 बजे से लेकर के रात 9 बजे तक होगी अखंड। लेकिन ये कथा जो होगी 6 से 9 से होगी। लेकिन अभी इतना उत्सुकता जो देखने को मिल रही है अगर बात करूं तो राजन जी महाराज की और कथाएं जो यहाँ पे या आउट ऑफ कंट्री हर जगह होती है, लेकिन जो पॉपुलैरिटी है वो पॉपुलैरिटी आई पास के ही जिले प्रतापगढ़ से। आनंद पांडे नाम के एक व्यक्ति है जिन्होंने कथा कराई थी और कुंडा में ये कथा हुई थी परानुपुर में। उस कथा के बाद रायबरेली की पब्लिक भी अब कहीं ना कहीं उत्सुक है राजन जी महाराज का, चूंकि पहली बार रायबरेली जिले में ये कथा का आयोजन किया गया और इस कथा को लेकर के हर एक जिले में चर्चाएं हैं और ये कथा अब 8 दिन चलेगी और उसको लेकर के जिस तरीके से उत्सुकता है वो देखने को भली बात मिल रही है कि जो नव युवा है जो हिंदू धर्म में अब आस्था विश्वास और पूर्ण सुदृढ़ अगर बात करें तो जिस तरीके से हिंदुत्व की बात करने वाले सरकार और तमाम सारे उसमें देखने को मिल रहा है, तो अब उसको लेकर के एक ट्रेंड सा हो गया है इस कथा को लेकर के। खासकर राजन जी महाराज की कुछ कथाएं हैं और उन कथाओं के कुछ पॉपुलर सॉन्ग है, तो वो सबको लेकर के कहीं ना कहीं पॉपुलैरिटी देखने को मिल रही है। आज उसी तार में ये कथा चालू होगी और अभी थोड़ी देर पहले अगर बात करें तो एडिशनल एसपी संजीव कुमार सिन्हा, सिद्धार्थ कुमार एडीएम प्रशासन, मैं ले लश्कर के साथ आज उन्होंने 454 जो व्यवस्थाएं हैं उसकी भी निरीक्षण किया है। उसके साथ साथ अगर बात करें तो एसपी रायबरेली भी, डीएम भी, ये सब इस कथा को लेकर के जो सुरक्षा व्यवस्थाएं हैं अगर बात करें, जैसे कल हमने देखा कि आने वाले समय में जिस तरीके से एक अलर्ट भी आता है और हर जिले के पोस्ट ऑफिस हो या फिर पासपोर्ट ऑफिस हो वहां पर एक ईमेल मिलता है और ईमेल के जरिए ये होता है कि बम से उड़ा देने की धमकी दी गई। उसी को लेकर के तमाम सारे जगहों पर तमाम सारे उसमें ये चीजें देखने को मिली। तो अब चूंकि नवरात्र और ईद को लेकर के ज्यादा अलर्ट है तो उस तरीके से सुरक्षा व्यवस्थाओं की दृष्टिकोण से अगर बात करें तो एलआईयू, आईबी और तमाम सारी टीमें इस राम कथा पर पैनी नजर बनाए हुए हैं कि किसी तरीके से इस कथा को सकुशल संपन्न कराया जाए और बड़े स्तर पर इस कथा का आयोजन किया गया और आयोजनकर्ता भी मीडिया कर्मी है और बड़े बड़े उत्तर प्रदेश के मंत्री या अगर बात करें तो देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह तक को इस राम कथा का निमंत्रण भेजा गया है। अब आने वाला समय तय करेगा कि ये कथा आज से चालू होगी और इसमें कितनी भीड़ आएगी और क्या रहेगा, इस पे एक पैनी नजर है शासन प्रशासन की। जी अखंड। बिल्कुल इंद्रवीर, सबसे बड़ी बात है कि बहुत बड़ी कथा का आयोजन है और इस राम कथा में एक बहुत बड़े कथावाचक जिस तरीके से राजन जी महाराज का आगमन होगा और वो यहाँ पर कथा सुनाएंगे। बड़ा पंडाल साफ तौर पर हमारे दर्शक भी देख सकते हैं कि इंद्रवीर के ठीक पीछे लगा हुआ है और बड़ी तादाद में यहाँ पर जो कथा सुनने वाले हैं वो यहाँ पर पहुंच सकते हैं, श्रद्धालु पहुंच सकते हैं। लेकिन सवाल ये भी है कि देखिए तमाम जो जिले के जो प्रशासनिक अमला है वो यहाँ पर आया था और सुरक्षा का उसने जायजा लिया। एक सवाल ये भी है इंद्रवीर, क्योंकि हमने दिखाया था अपने दर्शकों को किस तरीके से कई लगातार थ्रेट्स मिल रहे हैं और कई कथाओं में पहले भी देखा गया है कि जरूरत से ज्यादा भीड़ हो जाती है। इसको लेकर के भी क्या इंतजाम किया गया, क्या कथा में कितने लोग आए इसको लेकर के कोई अनुमति, परमिशन, कितनी संख्या को मैनेज करने की यहाँ पर व्यवस्था की गई है, क्या किस तरीके से क्या अलर्ट है? क्योंकि बहुत सारी जगहों पर कभी कभी होता है कि जितने लोग आना चाहते हैं उससे कई ज्यादा लोग वहां पर पहुंच जाते हैं तो क्या इसको लेकर के भी पुलिस ने किसी तरीके के जिसने आयोजक करता को किसी तरीके की नसीहत दी है?
देखिए अखन बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। जिस तरीके से कल अगर हम बात करें तो हमारे सूत्रों ने जो जानकारी दी है, एलआईयू ने जो रिपोर्ट सौंपी है रायबली पुलिस को, एलआईयू का जो आंकड़ा है वो 20 से 25,000 का आंकड़ा है, लेकिन जो भीड़ है वो भीड़ बढ़ सकती है और इस एफजी ग्राउंड के हिसाब से भीड़ ठीक ठाक देखी जाएगी, क्योंकि जिस तरीके से ये अनुमान लगाया जाए, जिस तरीके से परानुपुर में ये कथा हुई थी उसको लेकर के भीड़ बढ़ सकती है। तो इसको देखते हुए यहाँ की जो प्रशासन है, यहाँ का जो अपना और विभाग है, उन सब ने यहाँ की जो अगर बात करें स्पेशली पार्किंग की, तो पार्किंग की जो व्यवस्था है अखंड, वो यहाँ से थोड़ी दूर अगर बात करें तो एफजी जीजीआईसी ग्राउंड है, वहां जीजीआईसी ग्राउंड में पार्किंग रखी गई है। पार्किंग यहाँ से लगभग 2 से 3 किलोमीटर है यहाँ से, तो पार्किंग वहां होगी 4 व्हीलर की और वहां से लोग यहाँ पैदल चलते हैं। देखिए ऐसे में शहर के बीचों बीच में ये कथा कराना कहीं ना कहीं एक ये भी दर्शाता है कि क्या उतनी भीड़ आएगी जितना अनुमानित है 20 से 25,000, या फिर जो व्यवस्था पार्किंग की वहां दूर की गई है उसको लेकर भी तमाम सारे ऐसे अंदेश हैं, लेकिन उन अंदेशों पे आज शाम से सब पे जो है देखने को मिल जाएगा एग्जैक्टली जो एलआईयू की रिपोर्ट है या जो ऑईबी की रिपोर्ट है। बिल्कुल बिल्कुल आप जो बता भी रहे हैं, बिल्कुल फिलहाल इस पर नजर भी बनाए रखिएगा। अगर कोई अपडेट आएगा तो जरूर दीजिएगा हमारे दर्शकों को, क्योंकि बड़ा पंडाल है, बड़ा कार्यक्रम है और व्यवस्था भी बड़ी होनी चाहिए, चाक चौबंद होनी चाहिए कि किसी प्रकार की किसी को अव्यवस्था ना हो। बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए। अपूर्व सांसद बने हुए अयोध्या से। अपूर्व, आज राष्ट्रपति का दौरा है अयोध्या में, इसको लेकर के क्या कुछ इंतजाम और क्या उन्होंने दर्शन कर लिए? बिल्कुल मैं बताना चाहूंगा कि खंड की जिस तरीके से सुरक्षा व्यवस्था की बात की जाए तो चाक चौबंद व्यवस्था थी। महर्षि वाल्मीकि एयरपोर्ट से सीधा राम मंदिर प्रवेश द्वार के लिए बकायदा एक लेन से जो राष्ट्रपति हैं उनको लाया गया। उनके साथ दोनों डिप्टी सीएम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल मौजूद रही और साथ ही केरल की आध्यात्मिक गुरु जो अमृतानंदमयी माँ अम्मा जी हैं वो भी रही हैं। तो जगह जगह पर स्वागत किया गया है, पुष्पवर्षा की गई है और लगभग 22 जगहों पर सांस्कृतिक कार्यक्रम किया गया है। और अब राम यंत्र का जो स्थापना था वो 11:55 पर जो राष्ट्रपति हैं उनके द्वारा किया गया है। तो कहीं ना कहीं जो पल था इसके साक्षी बने हैं जो कार सेवक थे जिन्होंने राम मंदिर के लिए आहुतियां दी हैं, जो इतनी तपस्या में थे कि कब राम मंदिर बनेगा, उनको निमंत्रित किया गया। तो लगभग 7,500 अतिथि इसमें शामिल हुए हैं और वो सभी इस समय मौजूद हैं। और आपको खास बात बताना चाहूंगा कि जो वसीम रिजवी उर्फ जितेंद्र नारायण सिंह वो भी जो है मेहमान के रूप में इस विशेष कार्यक्रम में आमंत्रित किए गए हैं और उनका साफ तौर पर कहना, वो IBC 24 से बात भी किए हैं और उनको ये कहा है कि अयोध्या में बाबरी मस्जिद तो होना ही नहीं चाहिए। जो 5 एकड़ जमीन जो है मुसलमानों को दी गई थी सुप्रीम कोर्ट के फैसले आने के बाद, तो लेकिन यहाँ पे मस्जिद बननी ही नहीं चाहिए। वैसे ही यहाँ पे 32 मस्जिदें ऑलरेडी है, तो इस और मस्जिद का क्या काम है। और साथ ही साथ उन्होंने बनारस की घाटों पर रोजा इख्तियार पार्टी को लेकर भी बड़ा संदेश दिया है। कहा कि ये कट्टरपंथी लोग हैं जो अनाप शनाप काम करके केवल जो है सरकार का ध्यान आकर्षित करते हैं और इनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और लगातार ऐसे कई बयान जितेंद्र नारायण सिंह ने दिया है। और कहीं ना कहीं अगर अयोध्या की माहौल की बात की जाए तो लगातार दर्शन का जो क्रम है वो चालू है, केवल VIP पर रोक लगाया गया है। और जैसे ही आनंदीबेन पटेल यहाँ से प्रस्थान करती हैं मथुरा के लिए, वैसे ही यहाँ पे VIP पास भी VIP जो है वो दर्शन कर सकेंगे। तो कहीं ना कहीं जो अद्भुत क्षण है वो एक रूपता का संदेश दे रहा है। और साथ ही ये 5वां कार्यक्रम है अयोध्या में और 5वें कार्यक्रम में मुख्य रूप से ये बताया गया है कि अब पूर्ण रूप से मंदिर, क्योंकि द्वितीय तल पर राम रक्षा यंत्र की स्थापना, प्रथम तल पर राम दरबार की स्थापना और अगर भूतल की बात की जाए यानी कि ग्राउंड फ्लोर की, तो वहां पर जो है बालक राम की स्थापना, यानी कि तीनों तल में स्थापना हो चुका है। अब राम मंदिर पूर्ण रूप से बनकर तैयार हो चुका है। बिल्कुल अपूर्व, सबसे बड़ी बात है कि राम मंदिर बनकर के तैयार हो चुका है और यहाँ पर खुद जो राष्ट्रपति हैं उनका ये दूसरा दौरा है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उनको बताते हुए उसके बारे में बताते हुए साफ तौर पर देखे भी गए। क्योंकि देखिए जब पहली बार आई थी उस समय का और आज के समय में बड़ा अंतर है, क्योंकि दूसरे तल भी तैयार हो चुका आपने बताया, तो उसको लेकर के भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कुछ ब्रीफ करते हुए नजर आते राष्ट्रपति को। अगर कुछ हो सके तो हमारे दर्शकों को भी बताइए कि क्या कुछ डिटेल में उन्होंने राष्ट्रपति को उसके बारे में जानकारी दी।
देखिए जिस तरीके से जो है एल&टी और टाटा के जो इंजीनियर हैं वो लगातार इस पर कार्य करते आए हैं और कहीं न कहीं आज जब ऐसा पल आया है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का दूसरा दौरा अयोध्या है और ऐसे एक बेहतरीन ऐतिहासिक पल है, तो जो मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, जिनका सपना रहा है कि राम मंदिर बनकर तैयार हो, उन्होंने संघर्ष किए हैं और लड़ाइयाँ लड़ी हैं जिसको लेकर, तो आज उनकी सरकार में ऐसी प्रमुख दिन आए हैं, तो कहीं न कहीं इस चीज़ को वो बताते हुए नज़र आए होंगे। जो मेरे कयास हैं कि जो राम मंदिर किस तरीके से, क्योंकि 100 वर्षों तक ये राम मंदिर की नींव भी नहीं हिलने वाली, ना जो है जल से न थल से कहीं कोई दिक्कत नहीं आनी। तो इसी विस्तृत चर्चा को लेकर किस तरीके से राम मंदिर का स्ट्रक्चर खड़ा हुआ है, कितने लोग कितने वर्षों का संघर्ष रहा है, तो यही सारी बातें वो बताते हुए नज़र आ रहे थे। हाँ बिल्कुल अपूर्व, क्योंकि लगातार विशेष अतिथि पहुंचते रहते हैं अयोध्या और लगातार अपूर्व ग्राउंड जीरो से ही हमारे दर्शकों को, आईबीसी के दर्शकों को दिखाते रहते हैं कि किस तरीके से वहां पर एक बड़ी तादाद में ना सिर्फ विशिष्ट अतिथि वहां पर पहुंचते हैं और वहां पर जिस तरीके का एक अलग ही माहौल रहता है, किस तरीके से वहां पर भावनाएं अलग हो जाती हैं और पूरा का पूरा जो माहौल होता है वो किस तरीके से अलग हो जाता है। तो इसीलिए एक विशेष महत्व अयोध्या रखती है और इसी विशेष महत्व के साथ जो तमाम बड़े पद पर बैठे हुए आसीन व्यक्ति हैं वो लगातार अयोध्या का दौरा करते रहते हैं और आईबीसी लगातार अपने दर्शकों को अपूर्व के जरिए, जो अपूर्व लगातार ग्राउंड जीरो से कोई भी खबर नहीं छूटती, बड़े से बड़ी चाहे छोटी से छोटी, लगातार हमारे दर्शकों को बताते रहते हैं और इस बड़े विस्तृत कार्यक्रम की भी जानकारी अपनी रखी है कि किस तरीके से राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज दूसरी बार अयोध्या के अंदर दौरे पर गई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी थे, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल भी थी, तमाम गणमान्य सदस्य वहां पर मौजूद थे और उपस्थिति में किस तरीके से वहां पर उन्होंने दर्शन किए। इसके बाद अपूर्व ने बताया कि वो मथुरा के लिए प्रस्थान करेंगी। जो जानकारी निकल कर सामने आ रही है कि 3 बजे वो यहाँ से निकलेंगी और मथुरा के लिए जाएंगी, वहां पर इस्कॉन टेम्पल और प्रेम मंदिर में वो वहां पर जाकर के दर्शन करेंगे। साथ ही साथ प्रेमानंद महाराज से भी उनके मुलाकात की टाइमिंग है। अब सबसे बड़ी बात है कि तमाम जगहों पर लगातार देश की राष्ट्रपति गई हैं, उसी में तो सबसे महत्वपूर्ण जगह अयोध्या थी, उसके बारे में आज अपूर्व हमारे दर्शकों को बता रहे थे। अपूर्व बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। ज्ञानेंद्र समाज से बड़े प्रताप करते, ज्ञानेंद्र कौन सी बड़ी खबर है? बिल्कुल, देखिए अखंड, आपको बताते चले गैस की किल्लतों को लेकर के जिस तरीके से पूरे देश में दिखाई दे रहा है, उसी तरीके से प्रतापगढ़ में भी एक तरीके से देखने को मिला। गैस की किल्लतें लगातार जारी हैं, लाइनें अभी भी लग रही हैं। प्रतापगढ़ के जिलाधिकारी ऑन फील्ड दिख रहे हैं इस मामले को लेकर के, एक एक गैस की एजेंसियों पे छापा मरवाए तो जा रहे हैं, लेकिन गैस की किल्लत की दूरी नहीं हो पा रही है। सबसे बड़ी बात है कि कल आज भी ये देखने को मिला है कि सपा नेत्री पुत्री ज्योत्सना, जो कि अभी लाइमलाइट पे आई हुई हाल ही में कि हुंडा से चुनाव हाथों में लेकर के शहरों में जो है भ्रमण किया है, विरोध प्रदर्शन किया है और एक ज्ञापन भी दिया गया है कि समस्याओं का हल किया जाए और सबसे ज्यादा जरूरी है कि कॉमर्शियल सिलेंडर भी शुरू किया जाए, क्योंकि लगातार जिस तरीके से छोटे छोटे दुकानदार हैं उनको सबसे ज्यादा समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है और ब्लैक मार्केट सबसे जोरों पर है। तो उसको लेकर के इन लोगों ने ज्ञापन भी दिया है प्रतापगढ़ के जिलाधिकारी को और जो एजेंसियां हैं वो डंप करके, ये एक आरोप लगाया उन्होंने कि वो डंप करके जो है सिलेंडर रखे हुए हैं लेकिन दे नहीं रहे हैं और जो सर्वर डाउन चल रहे हैं। आपसे है, ये तो उनका वर्जन है, ये उनकी सोच है कि इस गंभीर मसले पर भी इस तरीके की लगातार राजनीति हो रही है और सबसे बड़ी बात है कि जिस समय लोगों को संयम रखना चाहिए, जिस समय लोगों को एक दूसरे की मदद करना चाहिए, उस तरीके से उस पूरे मामले पर राजनीति हो रही है। जबकि एलपीजी कोई भारत की तो देन है नहीं कि भारत में या कहीं से आ रहा हो तुरंत तुरंत सबको मिल जाएगा, घर घर मिल जाएगा। तो राजनीति से बढ़िया अगर आपको देखिए, आपको राजनीति करनी है और राजनीति के साथ साथ आपको ये लग रहा है कि शायद आपको कुछ लाइमलाइट में आ जाएंगे, इसलिए आप करें। लेकिन हम आपसे जाएंगे धरातल पे, ग्राउंड रिपोर्टिंग की बात हम आपसे जानना चाहते हैं कि कमर्शियल को छोड़ करके घरेलू सिलेंडरों की हालात क्या है? क्या लोगों को अब आसानी से मिल पा रहे हैं कि अभी भी कुछ लोगों को या कई लोगों को या कई किलोमीटर लंबी लाइनों का इंतजार करना पड़ रहा है कि हालात सामान्य है प्रशासन के एक्टिव होने के बाद? बिल्कुल, देखिए आपको बता दें कि अभी भी स्थितियां 10 की 10 बनी हुई है और सिलेंडर की बात करें तो सिलेंडर अभी भी उपलब्ध नहीं हो रहे हैं साफ तौर पे। और लेकिन एक चीज अच्छी चीज देखने को मिल रही है कि जो
ऑनलाइन का सिस्टम आया था कि आप मिस कॉल मारिए और आपको ओटीपी आएगी, उसके बाद आप जाके सिलेंडर्स आपको मिल जाएंगे। लेकिन उस सर्वर में जो प्रॉब्लम्स आ रही थी, वो सर्वर अभी, ये हम नहीं कहेंगे कि 100% सही हो चुका है, लेकिन अभी भी दिक्कतें आ रही है, लोगों का सिलेंडर बुक हो रहे हैं। बट ऑफलाइन की भी सुविधाएं शुरू की गई है, लेकिन कुछ एजेंसियां ऐसी है कि ऑफलाइन की सुविधाओं को अभी शुरू नहीं कर रहे हैं। वो सीधे तौर पे ये कह रहे हैं कि आप ऑनलाइन ही बुकिंग करिए। आप वो गोदाम पे जाते हैं, गोदाम पे भी सिलेंडर उपलब्ध नहीं कराया जाए। धरातल की बात करें और ग्राउंड की बात करें तो सिलेंडर की समस्या अभी भी जस की तस बनी पड़ी है, कोई उसमें कमी नहीं आई है। और जैसे पहले था वैसे अभी भी चल रहा है। लेकिन डंपिंग यार्ड जिस तरीके से बनाया जा रहा है सिलेंडर को लेकर के, उसी तरीके से साफ तौर पे अभी भी शुरू में जो व्यवस्थाएं थी, अभी भी वो व्यवस्थाएं बनी पड़ी हुई है। सबसे बड़ी चीज होती है कि जो एजेंसी अधिकारी क्या कर रहे हैं, मतलब अगर वहां पर बनी हुई है, अगर इस तरीके की स्थिति है, ऐसा अगर है तो, क्योंकि हमने भी बहुत सारी चीजें देखी है कि जब इस तरीके क्राइसिस आता है तो बहुत सारा मिसमैनेजमेंट हो जाता है। कुछ लोग इसी में कालाबाजारी करने लगते हैं, कुछ अवसर की तलाश में अपने अवसर का पूरा लाभ उठाते रहते हैं। तो जो प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट मोड पे, एक्टिव मोड पे, तो क्या प्रतापगढ़ में पूरी तरीके से मुस्तैद है, वो उसके लिए कोई कदम उठा रहा है? हाँ बिल्कुल, देखिए प्रतापगढ़ में प्रशासनिक अमला आपूर्ति अधिकारी खुद जो है लगे हुए हैं। और प्रतापगढ़ के जिला अधिकारी ऐसा नहीं है कि एक ही दिन गए हैं। अभी तक मैं बात करूं तो प्रतिदिन वो हर एजेंसियों पे जा रहे हैं, हर गोदामों पे जा रहे हैं, माल देखा जा रहा है। लाइनों में कोई कमी नहीं हो रही है। लाइनें तकरीबन 200-300 मीटर तक सिलेंडर की लग रही है, धूप में लग रही। देखिए आज से पहला दिन नवरात्रि का शुरू हो चुका है, रमजान एंड पे है, और उसके बाद एक ही 2 दिन के अंदर जो है ईद का त्योहार भी है। और साफ तौर पे देखा जा रहा है कि सबसे ज्यादा अगर दिक्कतों का सामना किसी को करना पड़ रहा है तो वो रोजेदारों को करना पड़ रहा है, क्योंकि सेवइयों का समय है और मीठे पकवानों का समय है, उसमें सिलेंडर की जरूरत है। कुछ घर ऐसे भी है कि अब वो सिलेंडर की जगह चूल्हों का इस्तेमाल करने पे मजबूर हो चुके हैं। सबसे बड़ी चीज होती है लकड़ियों के भी रेट बढ़ा दिए गए हैं। और दूसरी चीज लोग भट्टी खरीदने को सोच रहे हैं, इंडक्शन खरीदने को सोच रहे हैं। अब तो सिलेंडर से ज्यादा ध्यान नहीं दे रहे हैं, लेकिन सिलेंडर अगर वो चाह रहे हैं तो उनको मिल जाए, अगर कोशिश कर रहे हैं तो वो 1200-1300-1400 रुपए तक 1500 तो सिलेंडर्स को देने को तैयार हो रहे हैं कि हमको सिलेंडर मिल जाए, खड़े होने की जो है जरूरत ना पड़े, क्योंकि रोजा है। और साफ तौर पे आज से नवरात्र है, तो नवरात्र में भी लोग पहले से ही जो लोग थे वो सिलेंडर को डंप करना शुरुआत कर दिए थे। अधिकारी फील्ड पे है, लेकिन रिस्पॉन्स कोई भी ऐसा नहीं है कि उचित रिस्पॉन्स मिल रहा हो। जिला अधिकारी के फील्ड पे होने से ये नहीं हो जाएगा कि लोगों को सिलेंडर मुहैया हो जाएंगे। देखिए एक अधिकारी से काम नहीं होता, जब तक उसके नीचे के कर्मचारी काम नहीं करेंगे तो वो सुविधाएं जनता तक नहीं पहुंच पाती। और वही हो रहा है, केवल जिला अधिकारी फील्ड पे है, लेकिन जो उनके कर्मचारी है वो सिर्फ और सिर्फ अपने ही लोगों की व्यवस्थाओं पे ध्यान दे पा रहे हैं, जनता के लिए कोई कुछ नहीं कर रहा है। केवल जिला अधिकारी अगर ऑन फील्ड रहते हैं। कल मैंने एक चीज देखा था, सीएम गैस एजेंसी पे प्रतापगढ़ के जिला अधिकारी सीताएं पहुंचे थे, उन्होंने खड़े होकर के पर्सनली खड़े होकर के कुछ ऑफलाइन जो है पर्चियां कटवाई। जो सिलेंडर के लिए आया था, एक गाड़ी उन्होंने गैस एजेंसी संचालक से बोला कि आप तुरंत मेरे आंखों के सामने सिलेंडर से लदे हुए गाड़ी मंगवाइए, और यहाँ जो पब्लिक खड़ी है, जो जनता खड़ी है, आप उन्हीं सिलेंडर मुहैया कराइए। तकरीबन 1 घंटे तक वो ऑन फील्ड थे। मतलब आप सोचिए 1.5 बजे से 3 बजे तक वो एजेंसी के बाहर खड़े है। कोई इसे नाकार नहीं रहा अधिकारी, लेकिन कुछ बोल नहीं पा रहा है। सबसे बड़ी बात होती है कोई बोल नहीं पा रहा है। और सबसे बड़ी चीज है कि अभी भी जनता, अगर मैं बात करूं तो यहाँ से 2 किलोमीटर की दूरी पे गोदाम है, वहां पे भी तकरीबन आधा किलोमीटर से ज्यादा लंबी लाइनें हैं। मेरी जानकारी में कुछ ऐसे छोटे मोटे दुकान है जो शाम के समय फास्ट फूड कह सकते हैं, वो बंद हो चुके हैं। सोचिए लखनऊ के मैंने कई दृश्य देखे, कई ऐसी जगहों के दृश्य देखे कि लोग मजबूर हो चुके हैं उसको बंद करने को लेकर के। ऐसी चीजें मैंने अभी फास्ट फूड की दुकान चलिए, मैं ऐसे कई ढाबे बता सकता हूँ कि सिलेंडर के कारण वो बंद हो चुके हैं। जो छोटे ढाबे होते हैं जहाँ मजदूर
50 रुपए के अंदर खाना खा सके, 80 रुपए के अंदर खाना खा सके, वो ढाबे बंद हो चुकी हैं। ये स्थितियां अभी भी जस की तस बनी हुई है और वो काम करने पे, क्योंकि गर्मी का सीजन है, आज पूरे, अगर ठंडी का सीजन होता तो एक बार वो ढाबे खुले होते, लकड़ियों पे, इंगिशी पे या भट्टी पे काम हो सकता था, लेकिन गर्मी का सीजन है तो वो भट्टियों पे काम नहीं कर पा रहे हैं। तो साथ तौर पर जो उनके क्या वर्कर है वो तो पहले ही छोड़ के जाने को तैयार हो रहे हैं, तो आखिरी में उनको ढाबा और जो फास्ट फूड की दुकान है वो बंद होने के कगार पे है। ऐसी कई दुकानें हैं जो मेरी नॉलेज में है वो बंद हो चुकी है। अब बिल्कुल ज्ञानेंद्र, देखिए सबसे बड़ी बात है कि वो दौर है और ये क्राइसिस है। क्राइसिस में मैनेजमेंट एक बहुत बड़ी भूमिका रोल प्ले करता है। अगर क्राइसिस में मिसमैनेजमेंट अगर होगा तो कहीं ना कहीं चीजें कहीं ना कहीं गड़बड़ दिशा में चली जाएगी। और शायद यही कारण है कि ज्ञानेंद्र ने बताया कि वहां के जिलाधिकारी पूरी तरीके से फील्ड पर हैं और खुद अपने आंखों के सामने खड़े होकर के डिस्ट्रीब्यूशन भी करवा रहे हैं। लखनऊ की जहां तक की बात की जाए तो लखनऊ में भी हालात असामान्य नहीं है, समान है, लेकिन इस तरीके की स्थितियां बनी कि लोग परेशान हैं। लेकिन सबसे बड़ी वजह है ज्ञानेंद्र कि बहुत सारे लोगों को हमने देखा है कि किस तरीके से आपदा में वो अवसर तलाशते हैं। बहुत सारे लोगों ने पैनिक बुकिंग कर रखी है, उनके पास स्टॉक है लेकिन उन्होंने ऑलरेडी पहले से बुक करा के रखा है, या फिर वो चाहते हैं कि हमारा एक आध और सिलेंडर आ जाए। और कई लोगों के पास परिवार में भी एक नहीं, पति पत्नी 2 लोगों के नाम होता है, तो चाहते हैं अलग अलग से भी मंगा करके रख लें। तो हालात असामान्य नहीं कहे जा सकते, लेकिन ये भी नहीं कह सकते कि सामान्य पूरी तरीके से है। प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैद है, एक्टिव मोड में है, लगातार ग्राउंड पर काम कर रहा है। ज्ञानेंद्र ने भी बताया और तमाम जगहों से भी हमने तस्वीरें दिखाई। लेकिन मैं फिर भी एक बात बोलना चाहता हूं, हो सकता हो कि इससे मेरी बातों से कोई इत्तेफाक रखे या ना रखे, लेकिन इतना जरूर है कि सब्जी की दुकान में भी चले जाएंगे, सब्जी लेने के लिए मंडी में चले जाएंगे तो आपको बहुत बड़ी लंबी कतारें मिलेंगी। बहुत सारी अन्य जगहों पर जाएंगे तो वहां पर भी अस्पतालों में आपको लंबी कतारें मिलेंगी। लेकिन ये एक पैनिक है, एक समस्या है, क्राइसिस है, और इसको मैनेजमेंट के साथ सभी लोगों को समझना पड़ेगा, क्योंकि वो भी भारत के निवासी हैं। भारत देश के साथ साथ उनकी भी कुछ जिम्मेदारी है। इस समय मौके का फायदा ना उठाएं, आपदा को अवसर में ना कन्वर्ट करें, जमाखोरी ना करें, कालाबाजारी ना करें, जो जरूरतमंद हो उनको दें। क्योंकि कोरोना में हमने देखा है कि बहुत से जरूरतमंद लोगों को किस तरीके से लोग खुद आगे बढ़ करके आए और लोगों ने खाना खिलाया, लोगों के लिए उन्होंने पैकेजिंग फूड दी है, बहुत सारी ऐसी व्यवस्था है। लेकिन ये कहते हुए बड़ा ही दुख हो रहा है कि बहुत सारे लोगों को हमने देखा है और हमने राजधानी में भी देखा है, इसको कहते हुए हो सकता हो मेरी बातों से कोई इत्तेफाक रखे या ना रखे, लेकिन मदद करने की जगह लाइनें खोजी जा रही है, ढूंढा जा रहा है कि किसके पास कौन जगहों पर इतने लंबे किलोमीटर की लाइन है। पत्रकारिता बहुत अच्छी बात है, करनी चाहिए, ग्राउंड रिपोर्ट दिखानी चाहिए, मगर इसका मकसद और मतलब ये नहीं होना चाहिए कि पैनिक क्रिएट किया जाए। बहुत सारे लोग पैनिक ज्यादा क्रिएट कर रहे हैं लोगों को समझाने की जगह, और लोगों को सच्चाई से अवगत कराना बहुत अच्छी बात है, पर सच्चाई को गलत तरीके से दिखाना ये दूसरी बात है। ये समय है देश के साथ खड़े होने का, समझदारी से काम लेने का और एक दूसरे की मदद करने का। अगर किसी के पास सिलेंडर नहीं है तो उसको बताइए कि आपकी क्या मदद कर सकते हैं। अगर आपके पास कुछ है तो आप भी उसकी मदद कीजिए। इस समय साथ देने का समय है। लेकिन बहुत सारी जगहों पे ज्ञानेंद्र हमने देखा है कि किस तरीके से इस चीजों को बहुत सारे नए लोग हैं। अब क्या कहें कि पत्रकारिता भी अब यूट्यूब की पत्रकारिता हो चुकी है पूरी तरीके से चारों तरफ, तो लोग कहीं पर भी जाकर के लाइनें छोटी सी खोज करके ढूंढ के भी दे रहे हैं और वो दिखा रहे हैं कि प्रशासन कुछ भी नहीं कर रहा है। हाँ बिल्कुल, देखिए सही कह रहे हैं आप। तो यूट्यूब की पत्रकारिता हो चुकी है, खासतौर से देखा जा रहा है कि अब हर एक चीजों को दिखाया जा रहा है। जैसे कि आपने अभी बोला कि आपदा में अवसर खोजना, पहला जब कोरोना का पहला वेव था तो लोग कैसे बढ़ चढ़ करके आगे आ रहे थे, लोगों की मदद कर रहे थे, जो बाहर से लोग आने वाले थे उनको किस तरीके से मदद। लेकिन वही चीज सेकंड वेव आया था कोरोना का, तो किस तरीके से लोगों ने आपदा का अवसर उठाया था, चाहे वो ऑक्सीजन सिलेंडर वाले हो, चाहे वो मेडिकल स्टोर वाले हो, चाहे वो जिस डिस्प्रिन भी आप खरीदते थे तो जो 50 पैसे 1 रुपए की गोली आती थी उसको 5 रुपए का बना दिया गया था। तो ऐसे ही कई ऐसी चीजें, तो वही चीज आज की डेट में मैं बात करूं तो ऐसी कई बड़े मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, क्योंकि देखिए मैंने देखा है, सुना है, मैं अपनी आंखों से जो देखता हूँ सुनता हूँ वही विश्वास करता हूँ। मेरे आंखों के सामने ऐसे एक बड़ा मिष्ठान भंडार था, तो एक व्यक्ति था चाय की दुकान, उससे कुछ चाय घूम घूम करके पूरे एरिया में बांटता है। तो उसने फोन किया कि भैया सिलेंडर मिल जाएगा क्या, तो उन्होंने सीधे तौर पे 1500 रुपए की मांग की कि अगर 1500 रुपए लाओगे तो मैं सिलेंडर दे रहा हूँ। तो ये देखिए, ये आपदा का अवसर कुछ बड़े बड़े मिष्ठान भंडार के लोग वो डंप करके रख लिए हैं सिलेंडर को, बड़े बड़े मैरिज हॉल वो डंप करके रख लिए हैं, क्योंकि अप्रैल में भी सीधे तौर पे लगन का समय है।
और इस समय तो जान ही रहे कि रोजा रमजान और प्लस आपका जो है नवरात्रि चल रही है, तो लोगों को जरूरत जरूर पड़ेगी। और इन लोगों को ऐसा होता है कि पहले से ही सूचना मिल जाती है कि ऐसा क्राइसिस होने वाला है, क्योंकि जो बड़े बड़े एजेंसी वाले होते हैं तो उनको पहले ही सूचना दे देते हैं कि ऐसी चीज है, ऐसा होने वाला है, तो वो लोग पहले से ही जम करके रख लिए हैं। तो साफ तौर पे जो मैंने अपनी आंखों से देखा और सुना वो मैं आपको बयां कर रहा हूँ। 1500 रुपए में ब्लैक मार्केटिंग की जा रही है। एक बड़ा मिष्ठान भंडार है। साफ तौर पे उसने आप 1500 रुपए लाओ, सिलेंडर लेके जाओ। तो ये देखिए बहुत सारे हैं ऐसी एजेंसीज हैं कि जो बड़े बड़े लोगों को सिलेंडर मुहैया करा दे रहे, 13-13, 14-14 रुपए आप दे, विदाउट पर्ची के आपको सिलेंडर मिल जा रहे हैं। तो ये पूरा का पूरा आपदा का अवसर इस समय फिर से लोग कुछ लोग उठा रहे हैं, और उसमें सिर्फ और सिर्फ मिडिल क्लास के लोग पिस रहे हैं। कोरोना हो, चाहे नोटबंदी हो, चाहे जो भी हो, देखा गया ज्ञानेंद्र बहुत अच्छी बात की है, बहुत अच्छी बात की ज्ञानेंद्र ने कि देखिए किसे पिस्ता कौन है। पिस्ता तो वही आम जनता है ना, जो पैनिक क्रिएट होता है, जिनके पास जो परेशान होते हैं उनको लगता है मुझे मिलेगा ही नहीं, मुझे वो अवसर आएगा ही नहीं आएगा। और फायदा कौन उठाता है? जमाखोरी करने वाले, कालाबाजारी करने वाले, आपदा को अवसर में कन्वर्ट करने वाले, पैनिक क्रिएट करने वाले, जानबूझ के छोटी चीज को बहुत बड़ा बनाने वाले, बताने वाले, वो तमाम लोग इसके जिम्मेदार हैं। जो कोई भी घटना को बहुत बढ़ा चढ़ा करके बताते हैं, कम से कम अवगत कराना चाहिए सच्चाई से। झूठ फैलाना अलग चीज होती है, भ्रम की स्थिति पैदा करना अलग चीज होती है, लेकिन सच्चाई को कोसों दूर या फिर जो चीज है ही नहीं उसको बताना अलग चीज होती है। पैनिक क्रिएट करने से बढ़िया है। और अगर आपकी जो जिम्मेदारी बनती है, पैनिक मत क्रिएट करिए। अगर आपको सच में कुछ करना है तो लोगों की मदद कीजिए, आगे आइए। लेकिन फिलहाल बहुत सारे लोग हैं जो शायद इससे इत्तेफाक नहीं रखते, उनको लगता है कि पैनिक क्रिएट करेंगे तो ज्यादा बेहतर है। मैंने बहुत से ऐसे लोगों को देखा है, दिन भर बढ़िया खाना पीना खा करके निकलते हैं, मौज मस्ती की तरह ढूंढते हैं कि कहां पे क्या क्राइसिस है। वो ये नहीं देखते कि इतनी बड़ी आबादी, इतनी बड़ी तादाद है, वहां पर इतने लोगों के बीच में संकट है, तो उस संकट को दूर कैसे किया जाए। प्रशासन पूरी तरीके से तैयार है मदद के लिए, लगातार लोगों के संपर्क में है, बहुत सारे लोग भी आ रहे हैं। लेकिन इस बार ये दौर नहीं है जब लोग बढ़ चढ़कर आगे मदद के लिए आगे आ रहे हो। लोग कहीं ना कहीं इस चीज को कभी ना कभी परेशानी की तरफ ज्यादा दिखाते हुए नजर आ रहे हैं। जो भी होगा ज्ञानेंद्र, इस खबर पर नजर जरूर बनाए रखिएगा, क्योंकि लखनऊ हो, प्रतापगढ़ हो, रायबरेली हो, या उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि देश का कोई और भी कोना हो, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कहीं ना कहीं इस समय का, इस क्राइसिस का फायदा उठा करके या फिर अपनी राजनीति चमकाना चाहते हैं, या किसी की छवि धूमिल करना चाहते हैं, या किसी के ऊपर आरोप पड़ना चाहते हैं। शायद ही कोई ऐसा है जो आगे आकर के मदद करना चाहता हो। जो भी होगा ज्ञानेंद्र, अपडेट देते रहिएगा, नजर बनाए रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए। आपको बता दें कि पर्व है रमजान के बाद ईद और चैत्र नवरात्रि भी शुरू है। ऐसे में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि किसी भी प्रकार का उपद्रव बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। लोग अपने अपने त्योहार को परंपरागत तरीके से मनाएं। कोई भी नई चीज बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं की जाएगी, और किसी ने भी व्यवधान या उपद्रव करने की कोशिश की तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। साफ तौर पर उन्होंने बोला है कि पुलिस का खौफ, वर्दी का खौफ अपराधियों के मन में होना चाहिए। तो साफ तौर पर उन्होंने बताया है कि रमजान भी है, चैत्र नवरात्र भी है, और दोनों ही पर्व बड़ी खुशी के साथ, प्रसन्नता के साथ मनने चाहिए। अपराधियों के मन में खौफ होना चाहिए, वर्दी का खौफ होना चाहिए। जो अपराधी उपद्रव करेगा उसको सख्त सजा देने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को निर्देशित किया है। तो 12 बजे 12 बड़ी खबरों में आज के लिए बस इतना ही। कल हम आपके सामने फिर से होंगे हाजिर, तब तक ले दीजिए हमें इजाजत। धन्यवाद।